प्यारे दोस्तों, जय हिंद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो खासकर रेलवेज़ की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने आरपीएफ में फॉर्म भरा है, तो वो तैयारी भी कर रहे हैं अभी इस समय और जी जान से लगे हुए हैं। तो हम आपको ऐसे कुछ टिप्स देंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, जैसा कि हाल फिलहाल में उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी मार्च तक आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं आरपीएफ के। तो ऐसे में हम जो भी टिप्स आपको देंगे, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो एक-एक चीज़ ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक-एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी जो है, और क्या पता कौन से टिप्स आपको काम दे दे और कौन से टिप्स की वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पोर्शन होते हैं आरपीएफ में, तो उसमें जो मेन भूमिका इसमें अदा करने वाला है वो आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस। प्यारे दोस्तों, इसमें साइंस भी आरपीएफ में पूछता है, लेकिन साइंस का लेवल उतना नहीं है जितना आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में साइंस का अच्छा खासा स्कोर है, अच्छा खासा उसमें वेटेज है। तो आपको बता दें कि आपको जीएस में आपको ध्यान देना है, क्योंकि जीएस भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बट आपको स्कोर कैसे करना है और किन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें मैथ और रीजनिंग को पकड़ना होगा। अब अगर मैथ और रीजनिंग को आप पकड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस समय आप ये गलती करेंगे कि अगर आप सिर्फ जीएस पे ध्यान देंगे या फिर जीएस पे ज़्यादा समय देंगे तो आप पीछे हट जाएंगे, या फिर आप जीएस पे तब समय दें जब आपका मैथ और रीजनिंग एकदम ओके है, ओके रिपोर्ट है, तब आप उसमें समय दीजिए तो ठीक है। बट अगर आपका जीएस भी उतना ठीक नहीं है और आपका मैथ और रीजनिंग भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन मैथ रीजनिंग को छोड़कर आप जीएस पे पड़े हुए हैं, तब आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग को ठीक करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यही आपको नंबर दिलाएगा, यही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि जीएस का कुछ पता नहीं है कि जीएस कहाँ से क्या पूछ ले। तो जो ऐसे समझदार स्टूडेंट हैं जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो मैथ और रीजनिंग को अपना पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद जीएस पे ध्यान देंगे। तो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है लास्ट टाइम पे, प्यारे दोस्तों, हम लोग ऐसा अमूमन देखते हैं कि जैसे हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक है, तो सबसे पहले कोई भी परीक्षाएं होती हैं, तो उसके अगर हमारा 2 महीना एग्ज़ाम रह गया है, तो 2 महीना एग्ज़ाम के पहले से ही हमें टेस्ट लगाना चालू कर देना चाहिए। आप टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपका अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप ऑनलाइन ज़्यादा मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 2 महीने एग्ज़ाम रह गया है तो आप कम से कम वीकली में 2 मॉक ज़रूर दीजिए, 2 टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी अभी तैयारी कितनी अभी चल रही है, क्या है आपकी तैयारी, आप किस पानी में हैं और किस स्टेज पे खड़े हैं, किस पोर्शन में, किस टाइप में, कौन से सवाल में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ से चीज़ों को बढ़िया से रियलाइज़ कर पाएंगे और उसको ठीक करेंगे। और टेस्ट देने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है रोज़गार विथ अंकित एप्लीकेशन और दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट बुक। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, बट मेरी जहाँ तक राय है, आप संडे को आरडब्ल्यूए यानी कि रोज़गार विथ अंकित से आप लोग टेस्ट लगाइए, और बाकी जो वीकली में 2 बोल रहे हैं, एक आप जो है संडे को आप आरडब्ल्यूए लगाइए, और उसके बाद जो और भी चाहे बृहस्पतिवार रख लीजिए, बुधवार कुछ भी रख लीजिए, उस दिन आप लोग जो है टेक्स्ट बुक से लगाइए। दोनों जगह से लगाएंगे। अगर दोनों में लेवल की बात करें तो आरडब्ल्यूए थोड़ा अच्छा लेवल के प्रश्न जो है इसमें अपलोड करता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग डरे नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि आरडब्ल्यूए थोड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है, मतलब उसमें अच्छा प्रश्न डाल रहा है तो वो हमें डिमोटिवेट कर रहा है, नहीं। जो इसमें प्रश्नों के लेवल हैं, वो हमें क्वेश्चन बाद में देखने में आसान लगते हैं, बट वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज में बहुत हमें फंसाता है।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज को ही समझना है, सवाल उतने कठिन नहीं होते, बट वो लैंग्वेज जो पूछा जाता है वो बहुत कठिन होता है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो आप लोग घबराएं नहीं, RWA ज़रूर लगाएं और जो आपके टेक्स्ट बुक है उस पे भी लगाएं। आपको बता दें कि आपको टेक्स्ट बुक में अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो RWA में आपको 85 आएगा, 90 आएगा, यही आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें लेवल अच्छा पूछा जाता है। अब यहाँ से आप लोग ये भी चीज़ करिए। और अगर आपका टाइम कम आ रहा है, जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे अमूमन लड़के बोलते हैं कि भैया मेरा टाइम नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो मुझे आ रहे हैं और लगा तो मैं पूरा लूँगा पेपर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम आपको बता दें, आपको पर डे जो है आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट वाइज लगाना पड़ेगा, जिसे मिनी मॉक बोलते हैं। तो आप अगर मिनी मॉक लगाते हैं, जैसे मिनी मॉक का मतलब यही होता है कि आपका जैसे सपोज़ दैट 1 घंटे का पेपर है तो 4 पोर्शन है मान लीजिए। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि 1 घंटे का पेपर है तो हमें 15-15 मिनट में डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मिनी मॉक में क्या है कि हमें प्रयास ये करना है कि हमें उसको 10 मिनट में करना है, यानी कि कम समय में हमें इसे निपटा देना है। तो इस तरह से मिनी मॉक का फ़ायदा होता है और हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। और मिनी मॉक में जीएस का पोर्शन अगर आप समझ लीजिए कि अगर 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा आपके पास 10 मिनट होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। बस इससे ज़्यादा अगर आप समय ले रहे हैं जीएस में तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप पीछे हो जाओगे। तो 10 मिनट बहुत है 40 प्रश्न के लिए। यहाँ तक 50 प्रश्न भी है तो उसके लिए 10 मिनट बहुत है, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ से आप पढ़ेंगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप उसे नहीं कर पाओगे। तो उसमें ज़्यादा समय देने से कोई मतलब है नहीं। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग होता है, अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हैं तो होता है कि मैथ रीजनिंग सॉल्व करते समय उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप उसे सॉल्व सॉल्व करोगे तभी उसका उत्तर आएगा। ऐसे बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जो आँखों-आँखों में हो जाते हैं, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने होंगे और उसका एग्ज़ैक्ट में आपका उत्तर भी सही आएगा। तो यही है। और अब आपको मैथ कैसे अच्छा करना है, इसके पहले आप लोग किसी न किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे कि आप किसी न कोई भी टीचर होगा आपको पढ़ा रहा होगा। अगर आप अब तक नहीं पढ़े हैं तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप लोग अब नया कुछ भी स्टार्ट करोगे तो फिर वो होता है कि एक आपको मतलब आपका मन रिझाया जाए कि हाँ आप कर लोगे, कर पाओगे और किस्मत पे छोड़ा जाए। बाकी ऐसा होता नहीं है कि अगर आप आज से तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा, नहीं। आप पहले से तैयारी कर रहे हो तभी होगा। फिर भी आप लोग अभी खुद से मतलब ये प्रूव करना चाहते हो नहीं मैं अभी कर लूँगा क्योंकि मेरे बेसिक सही है। अगर आपका बेसिक मैथ वगैरह सब कुछ सही है तो फिर अभी आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग उसके लिए सबसे पहले एसडी यादव लगाइए। एसडी यादव के अगर बुक आप लोग लेते हैं मैथ का तो उसमें टॉपिक वाइज़ और आपके चैप्टर वाइज़ चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ से आप लोग कवर करेंगे। और एसडी यादव की जो अच्छी बातें हैं वो है कि आपको उसमें आपके शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सारे लड़कों के पास जैसे आर.एस. अग्रवाल होता है कि आर.एस. अग्रवाल से वो लोग हल करते हैं, बट आर.एस. अग्रवाल जो मेरे अकॉर्डिंग है वो उसमें मिक्स क्वेश्चंस दिया है। अगर आप लोग देखेंगे आपके पास आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चंस होगा तो वो खिचड़ी टाइप का हुआ है, यानी कि वो उसके लिए बना है आर.एस. अग्रवाल जिसका मैथ पहले से स्ट्रॉन्ग है। उसको सिर्फ मतलब सॉल्व करना है, उसको अपना सॉल्व करना है और उसमें अपना कलम फँसाना है, बस इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। तो जिसका पहले से तैयार है वो आर.एस. अग्रवाल निसंकोच लगाए और 100% आर.एस. अग्रवाल से फँसता है, आज भी फँसता है, कल भी फँसता था। तो क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो है अप डाउन करके दिया है, तो वहाँ से आप लोग कर पाओगे। तो आप लोग दोनों बुक को प्रेफ़र कर सकते हो। मैंने बता दिया कि आपको किस स्टेज पे किस सिचुएशन में हैं आप, उस सिचुएशन में आप लोग इसे ले सकते हो। दूसरा, अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास मतलब आपकी बेसिक मैथ अभी रेडी है, तो आप लोग राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो। उसको जो उसमें क्वेश्चंस दिया है, सिर्फ क्वेश्चंस आपको लेना है, यानी कि उसको आप लोग रिवाइज़ करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, वहाँ से आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। और मिनी मॉक लगाते रहो। मिनी मॉक में जो प्रश्न आए, मान लीजिए कि प्रश्न आ रहा है कि चीनी के मूल्य में इतना घटा और इतना बढ़ा, तो
जो प्रश्न नहीं आ रहा है इसको नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करेंगे उसके बाद उसका फार्मूला ढूँढिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है या फिर कौन से तरीके लग रहे हैं जिस तरीके से प्रश्न हल होगा। तो उस फार्मूले को देखो बार-बार। सुबह में जहाँ आप लोग बैठ रहे हो वहाँ सामने एक जो है कागज़ चस्पा करो और उसमें वो चीज़ें लिखो कि चीनी के मूल्य वाला फार्मूला ऐसे ऊपर लिख दोगे ना, तो उसके ऊपर सुबह जब आप उठते हो तो आप कम से कम आधा घंटा समय उसके उसके लिए दो कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। 1 मिनट सॉरी। ओके। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको जिस सब्जेक्ट में जहाँ कोई प्रॉब्लम है उसका एक आप कागज़ में उसको नोट डाउन करिए, चस्पा करिए। उसके बाद जहाँ आप बैठ रहे हैं लाइब्रेरी में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके सामने से लगा दीजिए। सबसे पहले सुबह में अगर आप उठते हैं तो आप यहाँ ब्रश वगैरह करते हैं, आप फ्रेश होते हैं, तो आप जब भी चेयर पे बैठें, चेयर पे थोड़ा-सा हल्का सा चना जो है भिगो लीजिए, हल्का सा चना और 2 गुड़, 1 या 2 गुड़ आप ले सकते हो। उसको थोड़ा-सा आप खाइए। खाने के बाद आप लोग देखिए, सबसे पहले आप रफ उठाइए अपना और पेन उठाइए। सबसे पहले आप 1 से 20 तक पहाड़ा या 1 से 25 तक, 30 तक, मतलब आपसे जितना हो सके। ऐसे मतलब एक हाथ से आप लोग खाते रहिए, मतलब इस तरह से हम जैसे करते थे। उसके बाद अपना पैड पे अपना रफ रखिए। उसके बाद 1 से 20 तक पढ़ा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो हमें जो चीज़ आती है ना उसको करने में मज़ा आता है। जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहाड़े गिनती ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें करने में मज़ा आता है। ABCD भी अमूमन मैं ABCD भी लिखता था और उसके बाद प्लेस वैल्यू भी लिखता था, मतलब पर डे। तो ये चीज़ें जब आप लोग करोगे ना तो आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और आप जब चेयर पर बैठ रहे हो, सामने जो चस्पा किए हो आप, फार्मूलेज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको आप देख रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपके माइंड में रिकॉल होती रहेगी, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हो। और जब भी मॉक लगाएँ तो मॉक में ऐसा ऐसा नहीं है कि मॉक अगर हम लगा रहे हैं तो सिर्फ़ ये सोचें कि यार मॉक लगा के अपना स्कोर देख के फिर इसको हम छोड़ दें। नहीं, आप मॉक लगा रहे हो, मॉक लगाने के साथ-साथ मॉक के बाद आपको उस पर जो है बढ़िया-सा अ, देखना है कि उस पर आपको देखना है कि हमारे मॉक में कहाँ स्कोर कम आ रहा है, एनालिसिस अच्छे से करना है। कहाँ मॉक कम आ रहा है, कहाँ ज़्यादा आ रहा है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। विश्वास करिए मेरे भाई, अगर आप एनालिसिस करते हो कुछ खूब अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर उसका नोट्स बनाते हो, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रश्न का नोट्स बनाते हो, उसके बाद दोबारा जब ऐसे प्रश्न आए तो आपसे वो चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। तो वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा और आप लोग देखेंगे अगला जो भी आप मॉक देंगे उसमें आपका अच्छा स्कोर आएगा। और एक चीज़ ये भी होता है कि जितना मॉक हमारा आ रहा है इस समय वर्तमान स्थिति में घर पे, उसी के इर्द-गिर्द में ही एग्ज़ाम में भी मॉक आता है। ये 100% आप लोग श्योरिटी समझ लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ पर 100 आ रहा है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट हम 125 कर पाएँगे, आप नहीं कर पाएँगे मेरे भाई। ये हमारे दिमाग का भ्रम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का एक अलग प्रेशर होता है। क्योंकि हम एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो उस समय चीज़ें जो आ रही होती हैं वो भी गलत हो जाती हैं, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। और रीज़निंग के लिए रीज़निंग की कोई भी प्रैक्टिस लीजिए और उसको प्रैक्टिस को लगातार डेली प्रैक्टिस करिए। कम से कम आप 50 प्रश्न रीज़निंग का पर डे लगाइए। रीज़निंग आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी लगाइए। बहुत सारे दोस्तों को लगभग 70% या हम 80% कह सकते हैं कि रीज़निंग लोगों की ठीक-ठाक होती है, तो वो लोग यही सोचते हैं कि रीज़निंग मुझे आ रहा है, कि मुझे रीज़निंग अभी नहीं करना है क्योंकि मुझे रीज़निंग आ रहा है। मेरे भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया है। मैं भी ये सोचता हूँ कि रीज़निंग मेरी बहुत अच्छी है और मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लूँगा। मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करूँगा, वहाँ कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में वही रीज़निंग आपको डुबो देगी, ये जान लीजिए आप। ये एक सच्चाई है। तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, उसको पर डे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएँ, उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और जीएस के लिए आप यूथ पब्लिकेशन या तो प्लेटफ़ॉर्म की बुक ले लीजिए, यही दोनों बेस्ट है। आप वहाँ से जीएस अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट, हालाँकि अब आप
लूसेंट से भी कर सकते हो, लेकिन लूसेंट्स आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, एक ग्रीन वाली और एक ब्लू वाली। यानी कि जो ब्लू वाली जो थ्योरी वाली है, उसको बढ़िया सा थ्योरी तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो आपकी ग्रीन वाली है, उससे लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार मॉक लगाइए, पहले हिस्ट्री का फिर भूगोल, इस तरह से करिए तो आपके स्कोर अच्छे होंगे। और ये रही हमारी आज आरपीएफ के लिए स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए। बाकी आप लोग लगातार वीडियोज़ में बने रहें और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा।